फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन। कल हमने आपको बताए थे कीटभक्षी पौधे, जिसमें हमने आपको बताया था वीनस फ्लाई ट्रैप। आज मैं दो नाम आपको और बता रही हूँ, वो है आपके ड्रोसेरा और नेपेंथीस। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कीटभक्षी पौधा है और आपको 4 विकल्प दे सकते हैं, तो जिसमें आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा और नेपेंथीस भी पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे है क्रेस्कोग्राफ। क्या है ये क्रेस्कोग्राफ? ये एक यंत्र है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि पौधों में भी संवेदनाएं हैं मनुष्य की तरह। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पौधों को भी खुशी होती है, दुख होता है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था जगदीश चंद्र बसु ने, जिन्होंने कि पौधों के ऊपर, जिनकी ही वजह से हमें मालूम है कि पौधे जो हैं उनमें सुख और दुख। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कल हम लोगों ने पढ़ा था जीव जंतु के प्रकार। इसको भी एक तरीके से हम जीव जंतु के प्रकार कह सकते हैं। कल हमने जो बात की थी वो की थी उनके भोजन के आधार पे, कि वो किस प्रकार का भोजन करते हैं जीव जंतु। आज हम बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है, लिखा है थलचर। थलचर का मतलब क्या हुआ? वह जो थल पर चलते हैं, वह जो थल पर रहते हैं, इन्हें टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं कुत्ता व बिल्ली। इसी तरीके से और भी पशु इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि धरती पर रहते हैं, यानी कि थल पर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जलचर, जो जल में रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक है, एक्वा वर्ड क्यों हुआ है? क्योंकि एक्वा का मतलब होता है पानी। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा मछली, यानी कि फिश। और भी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं एक एक चीज का एक एक उदाहरण दे दे रही हूँ। मतलब पानी में रहने वाला कोई भी जीव वो आपका एक्वेटिक में आता है। नेक्स्ट आपका आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन इसको बोलते हैं उभयचर। उभयचर क्या है? जैसे कल हमने पढ़ा था हर्बीवोर और कार्निवोर, उसके बाद पढ़ा था ओमनीवोर। तो ओमनीवोर क्या था? हर्बीवोर प्लस कार्निवोर। मतलब कि जो सर्वाहारी है वो था मांसाहारी प्लस शाकाहारी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका उभयचर है वो क्या है? जलचर प्लस थलचर। मतलब कि ये जानवर जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा कछुआ, और मेंढक। आपने देखा भी होगा कि जो कछुआ है वो पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी। उसी प्रकार से मेंढक जो है पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी। तो ये आपके आते हैं एम्फीबियन में, यानी कि उभयचर। इसके बाद आता है नभचर। नभ मतलब होता है आकाश, एरियल, यानी कि जो एयर में रहते हैं। ठीक है, एयर में कौन रहते हैं? आपके पक्षी रहते हैं। कौन रहते हैं? पक्षी। इसमें आप किसी भी पक्षी का नाम ले सकते हैं, जैसे कबूतर, कौआ, मैंने आपको जानवरों का डिवीजन बताया है किस आधार पे कि वो कहाँ रहते हैं। कल जो डिवीजन बताया था वो इस आधार पे था कि वो क्या खाते हैं। अब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से एक एक का एग्जाम्पल देना है। मतलब एक थलचर का देंगे, एक जलचर का, एक उभयचर का और एक नभचर का। ठीक है बच्चों? टॉपिक अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए सबसे पहली बात अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। अब इसका मतलब क्या होता है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये समझने वाली बात है। अडेप्टेशन जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। मतलब अडेप्टेशन पौधों और पशु पक्षियों में दोनों में होता है। अब देखिए किन किन कारणों पर निर्भर करता है। सबसे पहला भोजन, कि वह जो पशु पक्षी वो क्या भोजन खाते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट, वो किस वातावरण में रहते हैं, मतलब जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तीसरा प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, कि किस तरीके से वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। और चौथा है शत्रुओं से रक्षा, सेफ्टी, मतलब उनके सुरक्षा के क्या तरीके हैं। ये आपके 4 वो फैक्टर हैं जो कि तय करते हैं उनका अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। अब एक एक को हम पढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने ये एक मछली आप लोगों को दिख रही है। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मछली मछली जैसे समझ में आ रही होगी। अब देखिए जो मछली का ये हिस्सा है इसे कहते हैं मछली का मुंह, जिससे वो भोजन ग्रहण करती है।
ये मछली की आँख है, ये मछली के पंख हैं, ये दोनों ही पंख में आएंगे। और ये जो मछली का पीछे का हिस्सा है, इसे पंख ना कह के पूंछ कहते हैं। अगर हम साधारणतः पूछें कि पूंछ वाला जानवर कौन सा है, तो हम लोग कुत्ता बिल्ली इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में जो आपकी मछली है, इसका यह जो पीछे का सिरा होता है, इसको पूंछ कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। एग्जाम में कभी यह भी पूछा जा सकता है मछली का यह अंग नहीं है, और उसमें आपको विकल्प में पूंछ भी दे देंगे और आप फटाफट उसे गलत कर देंगे, तो वहाँ पे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। मछली के शरीर के इस हिस्से को, पीछे के हिस्से को पूंछ कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मछली के मुंह के पास ही होता है, इसे कहते हैं गलफड़े। इंग्लिश में इसको गिल्स कहते हैं। अब इसकी क्या जरूरत है वो समझिए। गिल्स जो होते हैं, इसकी मदद से मछली जो है श्वसन का कार्य करती है, मतलब कि सांस लेने का जो कार्य करती है वो किसकी मदद से करती है? गलफड़े के मदद से करती है। जबकि हम लोग जो सांस लेते हैं वो हम लेते हैं फेफड़ों से। ये सबसे बड़ा अंतर है जल में रहने वाले जीव जंतु से और जो जल में नहीं रहते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप मछली के शरीर की संरचना देख रहे हैं, तो शुरू में जो हिस्सा है, जो उसका मुंह के पास का हिस्सा है, वो कैसा है? नुकीला है। और इसी तरीके से जो मछली के पूंछ का हिस्सा है वो भी नुकीला है। लेकिन जो बीच का इसका शरीर है, वह शरीर काफी चौड़ा है। तो इस तरीके का जो रचना होती है उसे कहते हैं धारा रेखित। क्या कहते हैं? धारा रेखित। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मछली के शरीर की रचना कैसी है, और आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो वहां पे आपका उत्तर होगा धारा रेखित। या यह आ जाएगा प्रश्न कि धारा रेखित शरीर की रचना है, और 4 विकल्प दे देंगे, मछली और अन्य 4 जीव जंतुओं के नाम लिखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, ये तो हो गया धारा रेखित का क्या मतलब। अब इस शरीर की आवश्यकता क्या है? इस शरीर की वजह से जो धारा रेखित जो शरीर होता है, इसके कारण मछली को तैरने में बहुत सहायता मिलती है, वो उसको सहयोग करती है। अगला आता है वायु कोश। ये तो हमने बताया मछली का कि ये जो जीव है जो पानी में रहता है। अब एक चीज और बात है, यहाँ पे गलफड़े से मछली सांस लेती है, लेकिन मछली के सांस लेने की प्रक्रिया हम लोगों के सांस लेने की प्रक्रिया से अलग है। वो कैसे? हम लोग सांस लेते हैं तो मुंह से हम लोग सांस ही लेते हैं, मतलब वायु को ही अपने अंदर लेते हैं। लेकिन जो मछली होती है वह अपने मुंह के द्वारा जल को अंदर लेती है, और गलफड़े के सहयोग से जो जल मछली ने अपने अंदर लिया है, उसमें जितनी ऑक्सीजन है उसको जो गलफड़े हैं वो शरीर तक पहुंचाते हैं, और बाकी पानी फिर से शरीर से बाहर चला जाता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गया गलफड़े। गलफड़े को गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में गलफड़े ना लिख के आपको गिल्स भी मिल जाता है। अब बात करते हैं जल में रहने वाले पौधे की। ये तो हो गई बात जल में रहने वाले जीव की। अब बात करते हैं पौधे की। वायु कोश। ये समझने से पहले एक हम उदाहरण ले लेते हैं। ये कमल का फूल आप लोगों को दिख रहा है, तो ये जो कमल की टहनी इसे कह देंगे, इसके अंदर क्या होते हैं? छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं? हवा अंदर बाहर होती रहती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। इन्हीं को बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश। जिसकी वजह से एक तो जो जलीय पौधे होते हैं ये वजन में हल्के होते हैं, तो ये जल के ऊपर ही रहते हैं, उसके अंदर डूबते नहीं हैं। और क्योंकि जल अंदर से बाहर होता रहता है तो ये खराब भी नहीं होते हैं। तीसरा है जल की सतह पर। आपने कमल का फूल देखा होगा और उसकी पत्तियों को पानी के ऊपर तैरता हुआ देखा होगा। उसके 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि जब यह पानी में तैरेगी तो इसका बहुत सारा हिस्सा जो है सूरज की रोशनी को ले सकेगा और यह भोजन आसानी से बना सकेंगे। तो ये कारण है जल की सतह पर जलीय पौधों की पत्तियों के रहने का। फिर आपका आ जाता है मरुस्थलीय पौधे। अब देखिए यहाँ पे जो जलीय पौधे हैं वहाँ जल की अधिकता है, तो पत्ते हमारे कैसे हो गए? चपटे हो गए। कैसे हो गए हैं? चपटे हो गए। वरना साधारण परिस्थिति में पेड़ पौधों के पत्ते कुछ इस तरीके से लटकते हुए होते हैं।
लेकिन जलीय पौधों में पत्ते बिल्कुल चपटे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय पौधों की, जिन्हें हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों की खास बात क्या है कि वो कंटीले होते हैं, कांटे के रूप में होते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो मरुस्थल में जो पौधे वो कांटे के रूप में क्यों होते हैं, तो उसका कारण है कि मरुस्थल में धूप बहुत होती है, जिस कारण पेड़ पौधों में जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी ना हो इसलिए वहाँ पे पत्तियों का जो रूप होता है वो कांटे के रूप में बदल जाता है। और मरुस्थल में जो भी कोई पत्ती है, तो जिस तरीके से कैक्टस है वो कटी पत्ती नहीं होती, जो कांटे हैं असलियत में पत्ती वह होती है। और यह जो हरा हरा पूरा हिस्सा होता है, तना होता है, इसके अंदर जल भरा होता है। कभी अगर आप उसे दबाएंगे तो आपके हाथ में जलीय तत्व आपको मिलेगा मरुस्थलीय पौधों में। इसका उदाहरण है कैक्टस। इतना आप सबको क्लियर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ने चलते हैं मरुस्थल का जहाज। चर्चा करनी है रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग रेगिस्तान का जहाज ऊंट को। अब सवाल आता है कि हम ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। तो पहली बात यह है कि रेगिस्तान में ऊंट को सामान को ले जाने लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब परिवहन के साधन के रूप में। दूसरी बात क्या है कि ऊंट अपने आमाशय में पानी को इकट्ठा करके रख लेता है। अब क्योंकि मरुस्थल में, रेगिस्तान में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो ऊंट के आमाशय में जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी पिए रह लेता है। दूसरी बात क्या है, जो आपने देखा होगा ऊंट की पीठ कुछ इस तरीके से होती है, इसको बोलते हैं कूबड़। क्या बोलते हैं? कूबड़। तो यहाँ इस कूबड़ में ऊंट जो है भोजन को वसा के रूप में रखता है, अपने शरीर में एकत्रित रहता है वसा के रूप में भोजन। तो जब बहुत लंबे समय तक ऊंट जो है बिना भोजन के भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस वसा का उस वक्त इस्तेमाल कर लेता है अपने भूख के लिए, ऊर्जा के लिए। अगला है कि जो सर्प, मकड़ी, चूहे, कीट व छिपकली जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, मतलब मरुस्थल में जो छेद है उनमें नीचे जो पाए जाते हैं, इनकी खाल क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? ताकि उनमें ताप को झेलने की क्षमता रहे। ठीक है। अगला है सदाबहार वृक्ष। जो सदाबहार वृक्ष होते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा काफ़ी होती है। अब इनका जो रूप है वो कैसा है? शंखुआकार, इस तरीके से कुछ, इसको बोलते हैं शंखुआकार। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। शंखुआकार क्यों होते हैं? ताकि बर्फ गिरे तो वो फिसल के चली जाए, वरना अगर बर्फ रुकी रहेगी तो पत्ते जल जाएंगे। तो बर्फ आसानी से फिसल जाए। और नुकीली पत्तियां होती हैं ताकि जब हवाएं चलें तो नुकीलेपन की वजह से हवाएं भी आराम से निकल जाए और पत्ते जो है टूटे ना। ठीक है, ये हो गया सदाबहार वृक्ष के बारे में। अब इसके बाद, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, तो ठंडे इलाकों में हमने पेड़ पौधों की तो बात कर ली, पहले हमने गर्म इलाके की बात की, अब हम ठंडे इलाके की बात कर रहे हैं। तो जहाँ बहुत सर्दी होती है, बर्फ गिरती है, वहाँ के पेड़ होते हैं शंखुआकार और उनकी पत्तियाँ होती हैं नुकीली। क्यों नुकीली होती हैं? ताकि हवाएं सरलता से निकल सके। और शंखुआकार क्यों होते हैं? ताकि बर्फ आसानी से फिसल के हट जाए पौधे से, पेड़ से। फिर है घने व लंबे बाल। जो यहाँ पे जानवर होते हैं उनके घने और लंबे बाल होते हैं, ताकि उनके शरीर की ऊर्जा उसके अंदर ही रहे और वो सर्दी से बच सके। और त्वचा कैसी होती है? मोटी त्वचा होती है, वह भी इसीलिए कि उनको सर्दी कम से कम लगे। और वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? भेड़, पहाड़ी बकरी और भालू। इन सब की चमड़ी मोटी और बहुत सारे बाल होते हैं। अब हम बात करते हैं पक्षियों की। पक्षियों की जो छाती की मांसपेशियाँ होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं और हल्की होती हैं। ये किसमें सहयोग करती हैं कि पक्षी जो है बहुत तेजी से उड़ जाते हैं, एकदम से बैठे होंगे उड़ जाएंगे, तो वो किस वजह से होती है? इन्हीं मांसपेशियों के कारण, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। और पक्षी जो होते हैं भोजन किससे खाते हैं? चोंच से। हम लोग भोजन किससे चबाते हैं? दांतों से। ठीक है। अब आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग, बतख और कीवी, ये भी पक्षी हैं, मगर ये उड़ नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि उनकी जो ये मांसपेशियां हैं वो उतनी मजबूत नहीं है, उनमें वो क्षमता नहीं है कि उनके वजन को उठा सके। अगला आता है देशांतरण। देशांतरण किसको कहते हैं? जब पक्षी भोजन की तलाश में अपने एक निश्चित स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको कहते हैं देशांतरण या माइग्रेशन।
ये दो कारण से होता है। पहला भोजन की कमी, दूसरा मौसम में परिवर्तन। जो पक्षी बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, अब वहाँ पे गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन वो पक्षी ठंडे इलाके में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो उस समय में वो ऐसे स्थानों पर उड़कर चले जाते हैं जहाँ पर उस वक्त सर्दी होती है। ठीक, इसके बाद आता है रंग बदलना। हमने आपको बताया था जब अडेप्टेशन की बात कही थी कि सबसे पहले अडेप्टेशन का कारण होता है भोजन, दूसरा हमने बताया था प्रजनन, और हमने बताया था सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए जो आपके पशु होते हैं वो अपना रंग बदल लेते हैं। आपने देखा होगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, या मुहावरा भी सुना होगा, क्योंकि गिरगिट वाकई में रंग बदल लेता है और मेंढक भी रंग बदल लेता है। तो क्या होता है कि अगर सपोज करिए ये हरे रंग के परिसर में है और वहाँ पे इन्हें लग रहा है कि कोई शत्रु आ रहा है, तो अपने आप को ये हरे रंग का कर लेंगे ताकि ये उस हरे रंग से मिल जाएंगे और सामने वाले को ये आसानी से ना दिख सकें। फिर आपका आता है पाप जाल। ये मैं बताना उससे भूल गई थी। जो आपके ये पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे आपका मेंढक और बतख, इनके पैर, जैसे मेंढक बतख है, इसके पैर कुछ इस तरीके के फैले हुए से आपको दिखते हैं, और मेंढक के भी पैर कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ये जो चपटे होते हैं, इतने फैले हुए होते हैं, उसी को हम बोलते हैं पाप जाल, जो कि इन्हें तैरने में मदद करता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए विलुप्त प्राणी। विलुप्त प्राणी में वो जानवर या जीव जंतु और पौधे आते हैं जो कि बदलते हुए तापमान या बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट के चेंजेस को। मतलब वातावरण के जो पर्यावरण है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते। इसके उदाहरण है डायनासोर और डोडो, जो कि पहले हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा थे, लेकिन वक्त के साथ वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाए और धीरे धीरे कर विलुप्त हो गए। सारस, जो कि हमारे राज्य का राज पक्षी है, वह भी आज धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। सारस उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है। तो सरकार कोशिश कर रही है सारस को बचाने की, क्योंकि पर्यावरण में जीव जंतुओं का संतुलन नहीं रहेगा तो पर्यावरण विनाश हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।